पिछले लगभग हम बात करेंगे कि लगभग 1 महीने से भी ऊपर इन विषयों के ऊपर जो बातचीत चल रही है कृषि अधिनियम के ऊपर। और उसमें भी हम देखेंगे कि लगभग जब जून में जो विशेष रूप में कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस में 3 बिलों के बारे में चर्चा के लिए रखा जाता है और 2 महीने से ऊपर 3 महीने से ऊपर का समय इसके ऊपर कोई भी डाउट्स और उसमें कुछ सुझाव देने हैं तो उसके लिए जो बिल रखा जाता है। और देश की पार्लियामेंट जब सितंबर में शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले 3 बिल आते हैं। इन तीनों बिलों के बारे में एक तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर है, दूसरा उसके प्राइस इंश्योरेंस के ऊपर है, तीसरा इसके ऊपर काला बाजारी को रोकने के लिए उसके ऊपर है। और इन तीनों बिलों को जैसे ही आते हैं तो देश में हम देखते हैं कि एकदम से कुछ प्रांतों में, जिनमें मैं कहता हूँ कि राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में एक प्रखर आंदोलन खड़ा होता है। तो इसके पीछे की बात हम करते हैं तो डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि ये तीनों बिल आए और एकदम से किसान सड़कों पर आए। और किसान जब सड़कों में आ रहा है तो उसमें भी हम देखते हैं कि अलग प्रकार की कुछ थॉट्स को लेकर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां उनके मन में खड़ी करने का काम इस देश की उन प्रांतों की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ किसान संगठन और वो कुछ इसमें अलग प्रकार के देश के खिलाफ चलने वाले, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग लगभग एक षड्यंत्र के माध्यम से कुछ एजेंसी जैसे सीएए का विरोध करना, टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में हमारे सामने आना, उसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी ये गैंग सामने आ रहा है। लेकिन इसमें 2-3 बातें जो मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ कि लगभग 3 जो बिल आना, और हम देश के इतिहास की तरफ देखते हैं कि बिफोर ए पार्टीशन उसमें देखेंगे खेती के और उसकी उपज के बाद सबका पेट भरने वाला किसान के हालात क्या थे, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा वो कैसा था। हम डॉक्टर साहब ने भी कहा कि लगभग 36 करोड़ की आबादी के साथ जब इस देश को आजादी मिलती है तो इस देश में लगभग 1950 में 50 में एक कमेटी बनती है। 60 और 70 के दशक में एक एक्ट आता है जिसको हम एपीएमसी एक्ट भी कहते हैं, जिसमें किसान अपनी फसल को तो उस मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए जा सकता है। ये स्वतंत्रता हमें उस समय अपने एरिया में जब प्रोड्यूस इतना था तो उसमें मिलती है। मैं और इसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि मैं कई बार देश में लगभग मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे ये एक विद्यार्थी परिषद का काम करते करते इस काम में भी विद्यार्थी परिषद ने जब आयाम शुरू किया तो इसमें मुझे भी जोड़ा। लगभग देश में लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और लगभग 150 के ऊपर इसके नेशनल इंस्टीट्यूट्स, और उनमें लगभग अधिकांश में मेरा जाना हुआ। तो मुझे 2 बातें ध्यान में आती है कि इस देश में ये देश खेती के किस मॉडल पे काम कर रहा है। तो वो मॉडल हम सोच समझेंगे कि ये देश में जब 60 और 65 का दौर, 60 और 70 के दशक था, तो उस समय इस देश का पेट भरने के भी लाले पड़े हुए थे। हम लोगों का पेट कैसे भर सकते हैं? तो इस देश की सरकार, इस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिपार्टमेंट उस समय पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाकर, अमेरिका और इंग्लैंड के आगे हाथ फैलाकर इस देश का पेट भरने के लिए तीसरे दर्जे का अनाज लेकर आता था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश को आह्वान किया कि एक दिन हम सब लोग व्रत करेंगे, तो पूरे देश में व्रत का मतलब एक साइंटिफिक रीजन भी था और इस देश में अनाज को बचाना भी था। लेकिन उसके बाद के दशकों में हम देखेंगे तो एक हरित क्रांति करके एक नया रेवोल्यूशन खड़ा हुआ जिसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। तो हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों ने एक अथक प्रयास से नए नए सीड्स को, नए नए खाद को, नए भूमि की उपज बढ़े और उसमें नए नए प्रकार के आयामों को जोड़ते हुए एक खेती करी। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि हम 12 साल तक अपने इस देश के 35 करोड़ लोगों का पेट भर सके। कोविड के दौरान हम देखते हैं कि कोरोना के उस कालखंड में देखते हैं कि जिसमें सब साइकिल बंद हुई, इंडस्ट्री बंद हुई है, हमारा आईटी सेक्टर बंद हुआ है, हमारा स्वास्थ्य सेक्टर बंद हुआ है, हमारा मार्केट बंद हुआ है, हमारा हर
तरह का एक प्रकार से देश का रुकना, हमने कभी सोचा नहीं हुआ कि ट्रेन रुक जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं हुआ कि बस रुक जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं हुआ कि आदमी अपने डर के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतने बड़े कर्फ्यू लगते हैं, कुछ लगते हैं, लोग बाहर निकलते हैं फिर भी, लेकिन एक लगभग 3 महीने घर से बाहर ना निकलना और सारे साइकिलों का रुकना, लेकिन एक साइकिल चलता रहा, वो था खेती का साइकिल, वो था किसानों का साइकिल, वो था डेयरी फार्मिंग का साइकिल। वो साइकिल एक चलता रहा। हम कह सकते हैं कि इस देश की वास्तविकता, इस देश की आत्मा गाँव में, गाँव की आत्मा किसान में, किसान की आत्मा मिट्टी में बसती है, जो हमारा पेट भरता है। आज वास्तविक स्थिति में जब देश आजाद होता है तो उसके बाद देश की आजादी के 70 साल बाद भी किसान की स्थिति क्या है? किसान किस प्रकार का है? कृषक को किस रूप में देखते हैं? तो वो हमारे सामने है कि इस देश में किसान एक रोल मॉडल की तरह नहीं, एक किसान एक कर्ज युक्त रोल मॉडल की तरह पेश किया गया। और वास्तव में वो रोल मॉडल इसलिए किया गया कि लोगों का ध्यान इस देश की कृषि पद्धति से, एग्रीकल्चर सिस्टम से हटाकर वो उनका जो निर्भर हो विदेशों से ग्रेन लाने के लिए। उस प्रकार का किसी किसान को कर्ज युक्त करने का प्रयास इस देश में 70 सालों में होता रहा है। और उसके बाद फिर हम करते हैं पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं, तो पंजाब का किसान बहुत समृद्ध है। बात हम तीनों एक्टों की करते हैं, तो तीनों एक्टों में पहला एक्ट उपज का है, प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन में भी आगे बात करते हैं, ट्रेड और कॉमर्स का है कि हम अपने सामान को, हम अपने ग्रेन को देश में कहीं भी बेच सकते हैं। वन नेशन वन मार्केट की बात इतने लंबे समय से देश के किसान कर रहे थे। स्वामीनाथन आयोग की लगभग 206 मांगे थी, जिसमें से 201 मांगे इन तीनों बिलों में समाहित की गई है कि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया के सामने चले। आज इजराइल मॉडल की कृषि में बात हो रही है, तो भारत के मॉडल की भी बात होनी चाहिए। इन सब प्रयासों के लिए ये तीनों बिल हैं। लेकिन किसान की दशा कैसी होगी उसके बारे में सोचना होगा। वो किसान कैसा होगा जिसको हमने बना दिया असहाय, कर्ज युक्त, दिखने में भद्दा, जिसके पास कोई ना जाए। ये वास्तव में किसान था? नहीं, हमारे देश का किसान ऐसा नहीं था। हमारे देश का किसान समन्वित कृषि करने वाला था, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर करने वाला था। वो हम देखेंगे वो कैसे था कि आप देखिए कि पिछले लगभग हरित क्रांति आने से पहले, हरित क्रांति के बाद हमारे किसान के पास क्या था? घर में पशु थे, गाय थी, भेड़ थी, बकरी थी, मुर्गी थी, ये सब चीजें थी। और उसकी खेती में भी देखिए सब्जी उगाता था, फल थे, जिसके कारण उसका रूटीन का, रोज का जो खर्चा है वो वहां से चलता था। लेकिन उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहले किसान से उसके बीज का अधिकार छीन लिया गया। उसका अधिकार छीनते छीनते उसको जिस प्रकार की दो फसलों के ऊपर, एक फसल के ऊपर डिपेंड करते हुए उस किसान के हालात को ऐसे कर दिया गया कि वो कहीं का भी नहीं रहा। अंततः वो 1 लाख की फसल मार्केट में लेकर जाता था, मंडी में लेकर जाता था। उसका शोषण कैसे हो रहा था? 60% वैसे टैक्स के रूप में दे रहा था, फिर क्वालिटी के चक्कर में था। लगभग आप सोचेंगे कि 1 लाख की फसल में उसका खर्चा 90,000 हुआ है। 90,000 तो मिलना ही चाहिए, लेकिन 90,000 ना मिलकर उसको 70,000 रुपया मिलता था, जो पैसा प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए वहां जा रहा था, वो कर्ज युक्त होकर आ रहा था। अंततः अपनी जमीन से भी हाथ धो रहा था। ये विषय चल। फिर हम पंजाब के किसान की बात भी करते हैं, तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान का किसान हम देखेंगे तो उसकी जमीन का, राजस्थान का कुछ हिस्सा जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ जमीन होने के कारण मंडी की आप बात भी डॉक्टर साहब ने करी, तो मंडी में कौन जाता है? जिसके पास कम से कम 200-250 क्विंटल हमारा अनाज होगा तो वो जाएगा। तो जिसके पास है ही 20-50 क्विंटल अनाज है वो तो जाएगा नहीं। इसलिए पंजाब का किसान लगभग, पंजाब हरियाणा इन सब क्षेत्रों का किसान एमएसपी के अंडर आता है। उसको उचित मूल्य मिलता है। उचित मूल्य मिलने के कारण उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे मूल्य पे काट तो नहीं होगी। ये भी एक भ्रम है।
और उस भ्रम के बारे में भी मैं कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी के बाद भी मैं एक और बात बोलता हूँ कि इस देश के किसान को कृषि एक इंडस्ट्री के रूप में लेनी चाहिए। कृषि को उसमें एक एग्रो इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहिए कि ताकि वो उसमें नए प्रकार के आयाम डेवलप कर सके। आज हम देखते हैं कि लगभग 10,000 एफपीओ बनाने वाली है गवर्नमेंट। उन 10,000 एफपीओ में एक हजार का क्लस्टर बनेगा। मान लो पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं तो इधर हम अमृतसर पठानकोट, तरन तारण, गुरदासपुर, जलंधर, होशियारपुर, इस एरिया की फर्टाइल जमीन में पानी की उचित मात्रा होने के कारण अलग प्रकार की फसलों को हम बो सकते हैं। वो इस एरिया का इस क्षेत्र का विकास में उसको उचित मूल्य देने के लिए देश के कहीं भी जाकर वो बेच सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इधर बठिंडा, मुक्तसर और फरीदकोट और इधर मानसा, बरनाला में के सिरसा, फतेहाबाद की तरफ थोड़ा फर्टाइल जमीन तो है, इसमें थोड़ा सा कपास की खेती, पानी कम होने के कारण कपास की खेती कर सकते हैं ताकि वो कपास का क्लस्टर बन सके, पूरी दुनिया के लिए वो कपास के लिए वो जाना जाए। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इधर कुछ चंडीगढ़ के साथ जो पटियाला है, इस एरिया में थोड़ा वेजिटेबल के लिए हम खड़ा कर सकते हैं। जैसा हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हुआ, सोलन डिस्ट्रिक्ट हुआ, इसने अपने आप को वेजिटेबल कल्चर के रूप में डेवलप किया। आज 12 महीने हम जो सब्जियां सीजनल थी वो 12 महीने में मिलती है। हम कहते हैं कि नहीं साहब ये सब्जियां कैसे मिल रही हैं हमें, तो ये सब्जियां इसलिए मिल रही हैं कि ये हमारे साथ वाले प्रांतों ने डेवलप किया। लेकिन ये सब होगा, ओपन मार्केट होगी। ओपन मार्केट होगी तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो मार्केट में जा सकेगा। इसके लिए भी सरकार ने एक प्रावधान दिया। जब पिछले 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नहीं जब मार्च में जो बजट आया तो उसमें किसान रेल की बात हुई, तो लगभग 1000 किसान रेल चलाने का काम भारत सरकार ने करा। जब थोड़े दिन डेढ़ महीना पहले किसान रेल को शुरू किया गया, तो उसमें हम बात करेंगे कि साउथ की मंडी से आकर सामान दिल्ली की मंडी में बिका, तो 4000 करोड़ का सामान हमने उस दिन बेचा है। तो ये वास्तव में, और मिनिमम प्राइस में, मिनिमम खर्चे पे आप अपना सामान कहीं भी लाकर बेच सकते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट का ऑरेंज, नॉर्थ ईस्ट की सुपारी, नॉर्थ ईस्ट का पान उत्तर भारत में मिल सकता है। आज उत्तर भारत की सब्जियां साउथ में जा सकती हैं। आज साउथ के मसाले इजीली, और वहां का पाइनएप्पल, वहां का कोकोनट आज राजस्थान में आ सकता है। इस प्रकार से लगभग किसान रेल का शुरुआत करी, ताकि ये ओपन मार्केट हम बात तभी कर सकते हैं कि जब हम उनको ट्रांसपोर्टेशन दे पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन इजीली और बहुत नॉमिनल प्राइस में दे पाएंगे। ये सारा विषय उसमें किया है। और आज जब हम तीसरे बिल की भी बात कर रहे हैं, तो तीसरे बिल में भी हम देखेंगे कि सरकार ने बहुत ही जिस प्रकार का कालाबाजारी एक कृषि के क्षेत्र में हो रही थी, मार्क मंडी के क्षेत्र में हो रही थी। आज देखिए कि आज प्याज का सीजन शुरू होगा तो किसान से बहुत नॉमिनल रेट से प्याज लिया जाए। पंजाब में आलू का सीजन होगा तो उसको तो पैकेजिंग का खर्चा नहीं दिया जाएगा, तो वो लास्ट में जब उठाया ही नहीं जाएगा, उसकी प्रोडक्शन अधिक हो गई, उसका प्रोड्यूस अधिक होगा तो सड़क पे गिरेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने वेयर हाउसेज में, गोदामों में उनको स्टोरेज करते हैं, जब उनका सीजन नहीं होता तब उसको बेचते हैं। तो जो 50 पैसे का 5 रुपए किलो तक की कोई चीज है वो 100 रुपए किलो तक पहुंचती है। तो हमने देखा कि आज से 15 साल पहले प्याज के चक्कर में कई सरकारें चली, इसके ऊपर बिल लाया है ये कालाबाजारी। और इसके लिए जो एफपीओ के ऊपर भी हमने बात करी कि 10,000 एफपीओ खुलेंगे, तो ये लगभग 50,000 नए एफपीओ खुलेंगे। 50,000 एफपीओ को खोलने का मतलब है कि 5 करोड़ किसानों को एक क्लस्टर में लाना, एक सिस्टम में लाना, और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको सपोर्ट करेगी। जिस प्रकार के स्टोरेज की बात है, वेयर हाउसेज खोलना, पैकेजिंग खोलना है, इन सब विषयों को लेकर उसमें खड़ा किया जाए। ये तो इन बिलों की बात। बाकी तो हम पंजाब के संदर्भ में बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं कि किसान जिस प्रकार से सड़कों पर आए हैं, इसके बारे में सोचना वाला विषय है कि
इस सारे विषय में किसानों को दिशा भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। किसानों को एक अलग प्रकार के सिस्टम में लाने का काम किया जा रहा है। किसान के चित्र को खराब करने का काम किया जा रहा है। वास्तव में ना तो एमएसपी खत्म होगी, ना जो मंडी सिस्टम खत्म होगा। ये चलता रहेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हैंड्स बढ़ेंगे। आज पूरे देश में 21 करोड़ किसान हैं। 1.25 करोड़ किसान एमएसपी के अंडर आता है। ये 19 करोड़ किसान कहाँ हैं? इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 19 करोड़ किसान कहाँ है? 19 करोड़ किसान की बात करेंगे, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ का किसान है। उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उसकी प्रोडक्शन में जो उसको होता है, जितना उसके घर में चाहिए उतना वो घर में अनाज रखता है, और बाकी किसान उससे बिचौलिया ले जाता है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की गेहूं को लेकर हम बात करते हैं, तो वो मार्केट में शरबती गेहूं के नाम से 4500 रुपए क्विंटल बिकती है, 4500 क्विंटल बिकती है। वहां किसी किसान से कितने रुपए की ये बिचौलिए और ये मिडमैन कितने रुपए की, ये व्यापारी कितने रुपए की लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। 1100-1200 रुपए क्विंटल लेकर आ रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी एग्रो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इसके लिए ये बिल है कि काला बाजारी बंद होनी चाहिए। पंजाब के विषय में मैं बात करता हूँ कि पंजाब तो एमएसपी के अंडर आता है। इसमें पंजाब हरियाणा एमएसपी के अंडर आता है। 1.25 करोड़ किसान एमएसपी के दाम पर अपनी फसल को बेच रहे हैं। उन 19 करोड़ लोगों का सोचिए, जिनको चने का रेट 600 रुपए क्विंटल से ज्यादा नहीं बिकता। और चने की दाल हम मार्केट में देखें क्या रेट बिकती है। हम देखें सरसों का रेट, सरसों की बात हम करते हैं तो सरसों किस भाव में बिकती है, तेल उसका किस भाव में मिलता है और किसान को क्या भाव मिलता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और उस अंतर को कम करने के लिए एक ओपन मार्केट की बात करी है। ओपन मार्केट में हम बात करेंगे कि ओपन मार्केट तो पहले भी थी, पहले ओपन मार्केट थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। आज कई स्टार्टअप्स के रूप में देखते हैं तो हमारे सामने पतंजलि का नाम आता है, आईटीसी का नाम आता है, फिर मोर का नाम आता है, इजी डे का नाम आता है। ऐसे कई स्टार्टअप हैं। और कई बार किसानों को मतलब मैं तो कई बार हैरान हूँ, जो लोग वास्तव में खेत में नहीं गए, खेत में नहीं गए, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की संस्कृति को खराब करने वाले कुछ ऐसे कलाकार पंजाब के युवाओं के हाथ में पेन, पेंसिल, किताब, कंप्यूटर को छुड़ाकर उसके हाथ में वे वेपन को पकड़ाने की बात करने वाले, अपने गीतों में बात करने वाले लोग, किसान तो 24 घंटे बैठ रहा है वहां पे धरने पे। और वो कहा, वो उसी समय भाषण देने के लिए मीडिया ट्रायल के लिए आते हैं, मीडिया में बोलकर चले जाते हैं। उनके लिए बात कि ये तुच्छ प्रकार की राजनीति को बंद करें। किसानों को उसके उचित मूल्य दिलाने का काम आपका नहीं है। आप अपना जो काम करते हैं, मैं तो बड़ा हैरान था कि कुछ सभ्य कलाकार भी इसमें बोल रहे थे कि हमारे पेट को, हमारी जेबों को भरने के लिए, विदेशों में हमें सेटल करने के लिए बात हो रही है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इस देश के होकर, इस देश के किसानों से, जमींदारों से, आम लोगों से पैसा लेकर अपने आप को प्रमोट करके अपने गीतों के माध्यम से दुनिया के लिए रोल मॉडल बनने की बात कर रहे हैं। आप तो एक विलेन के रूप में स्थापित हो रहे हैं, जो खेती और किसान के सबसे बड़े दुश्मन है। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और इस पूरे एजिटेशन की जब हम बात करेंगे तो इस एजिटेशन में किस प्रकार के लोग, इस एजिटेशन में एक सेपरेटिस्टिक आदमी, फनेटिक आदमी, पन्नू वहां से खड़ा होकर कहता है, मैं किसान के बेटों को 5,000 रुपए दूंगा, मैं उसके कर्ज माफी के लिए 5,000 रुपए दूंगा। अरे भैया, तुम्हें 5,000 देने की जरूरत नहीं है, इनका पीछा छोड़ो। तुम जो एक अलग प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो, उसके से बाज आओ। कि जब इस देश को जरूरत है, जब तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ से तुम भाग गए हो, वहां से आकर बड़ी बड़ी बातें अपने मंचों पे पंजाब को तोड़ने की बातें कर रहे हो। कलाकार, इसमें फनेटिक ग्रुप और इसमें अलग प्रकार के नेक्सलाइट्स और कम्युनिस्ट जिस प्रकार से इस आंदोलन में है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। आप कभी खेतों में गए हैं? आप कभी खेतों में गए हैं? उसके बारे में सोचिए। 10-12 साल आप खेतों में गए नहीं। शहरों में रहने वाले लोग और खेती की चिंता करते हैं। खेती की चिंता तो वो करें जो किसान है। यदि आप लोग खेती की चिंता करते तो पंजाब के किसान का जो डाटा, एक साल में 1500 लोगों ने सुसाइड करा है पिछले 2 सालों में, उसके बारे में बोलते।
उसके बारे में बोलते हैं। जब किसान, ये मालवा के क्षेत्र में जो हमारे 8 जिले हैं, उस जिले की लगभग 20% आबादी कैंसर से जूझ रही है, तो उनके लिए सेवा कार्य करते हैं। आप खड़े हो मंच पे बोल रहे हो कि हमारी जमीन पे कोई ऊपर कब्जा हो जाएगा, हमारे ऊपर ये हो जाएगा। कौन सी सरकार है जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में 65 योजनाएं किसानों के लिए लाई? चाहे वो किसान सम्मान निधि होगा कि 6,000 के आसपास हर साल वो दे रहे हैं किसानों को। वो एक डाटा है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। 90,000 करोड़ रुपया उसमें किसानों को दे दिया गया है, दे दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि के नाम पर। सॉइल के ऊपर कार्ड बन रहा है, इंश्योरेंस के ऊपर फसल बीमा योजना की बात हो रही है। अभी आज भी कृषि स्वामित्व उसमें कार्ड की बात हुई है, दिया है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, भारत सरकार सबसे आज के इतिहास में किसान को आगे रखकर चलने वाली सरकार है। 65 योजनाएं कोई कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने मैं तो कहता था कि हम जब छोटे थे तो कृषि शिक्षा हमें पढ़ाई जाती, लेकिन ये आज 15-20 साल के कालखंड में वो कृषि शिक्षा बंद हुई। आज हम भारत के देश के शिक्षा मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कहा है कि 5वीं के बाद मैंडेटरी होगी एग्रीकल्चर एजुकेशन। सोचना पड़ेगा, किसान तो बताना पड़ेगा ना। हम कहते हैं किसान का बेटा है, खेत में गए नहीं, और देश की, पंजाब की संस्कृति के साथ इतना बड़ा छलावा, उसको बनाना क्या चाहते हैं? पंजाब का मैं इतने साल पंजाब में काम करने के बाद मैं एक बात देखी कि जब यहाँ पर जोड़ मेला लगता है, साहे का मेला लगता है, बलिदान दिवस होता है, दीपावली होती है, विसाखी होती है, तो पंजाब में अलग अलग स्थानों पे लंगर लगते हैं, गाँव में, शहरों में गुरपुरब मनाए जाते हैं। वो युवा कौन है? वो पंजाब के युवा हैं, वो किसानों के बच्चे हैं, हर धर्म से, हर मत से, हर पंथ से हैं। वो सड़क पे आकर नंगे पांव लोगों को खाना खिलाने का काम, चाय पिलाने का काम, नाश्ता कराने का काम करते हैं। ये वास्तव में भारत माता के पंजाब के सपूत है। आप लोग नहीं है जो तैयार होकर आते हैं, 10 मिनट में बैठकर चले जाते हैं। एक के ऊपर तो मुझे इतना देख रहा था, उसका भाषण सुन रहा था कि जो खुद गैंगस्टर्स के ऊपर मूवी बना रहा है, गैंगस्टरों को रोल मॉडल मानकर मूवी बना रहा है, वो बात भगत सिंह की कर रहा है, वो कृषि बिलों का विरोध कर रहा है। इतने साल कहां थे आप? किसान अपनी जमीन को छोड़कर चला गया। मालवा के क्षेत्र में किसान की जमीन किस प्रकार से बंजर हुई, किस प्रकार से वहां का जमीन और पानी एक हो गया। वहां का किसान अधिक पेस्टिसाइड की मात्रा की बरतों के कारण, उसको यूज करने के कारण अपनी जमीन से हाथ धो बैठा। तब ये गीतकार कहाँ थे? इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये षड्यंत्र है किसानों को उनकी भूमि से दूर करने का। ये षड्यंत्र है किसानों को बरगलाने का। ये षड्यंत्र है टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में उनके चित्र को स्थापित करने का। जो वास्तव में वो किसान है जो देश की मां अन्नपूर्णा का सबसे नजदीक का पुत्र, अन्नदाता, जो आप खेत में रहकर दिन भर मेहनत करके 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है। एक बार मैं सुन रहा था भाषण, कोई कह रहा था कि देखिए साहब, ये हरित क्रांति की जरूरत पंजाब को नहीं। उन लोगों को समझाना चाहिए कि भैया तुम बठिंडा गए हो, तुम मुक्तसर में गए हो, तुम फरीदकोट में गए हो, तुम मानसा में गए हो, तुम बरनाला में गए हो, तुम संगरूर में गए हो, जहां मिट्टी के टिल्ले थे। उस क्षेत्र के किसान का हालात क्या था? उस क्षेत्र के किसान को जरूरत थी हरित क्रांति की, जरूरत उस पंजाब के, हरियाणा के किसानों को थी। तब हरित क्रांति आई तो उसका लाभ पूरे देश को भी हुआ, वहां की जनता को भी हुआ। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो पंजाब के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, पंजाब का किसान बहुत जुझारू, पंजाब का जवान जो फौज में बहुत इमोशनल है, जो देश की आजादी के लिए, देश की आजादी हो, देश का कोई भी ऐसा देश के ऊपर संकट आता है तो उस मोर्चे को संभालता है। हमारे देश में पंजाब ने बहुत बलिदान किए।
लेकिन पंजाब के किसान का चित्र मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि ऐसा चित्र मत बनाओ, उसको विलेन के रूप में मत स्थापित करो। इस बिल का लाभ होने वाला होगा और वास्तव में होगा। ये 6 महीने बाद ये किसान खुद कहेंगे कि नहीं, हमें इस बिल का हमें इतना लाभ। जो समन्वित कृषि की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बात तो है, लेकिन इसमें कुछ मॉडल्स की बात भी करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे जी नहीं जी, आप तो ठीक ये सरकार की भाषा भी बोल गए और इसमें अपनी बात भी बोल गए और जो चल रहा है उसके बारे में बोल गए, लेकिन मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ना चाहता हूँ। 2-3 बातें जोड़ने के बाद अपनी वाणी को विराम दूं। मुझे ये लगता है कि हमें जिस प्रकार से हम अपनी दुकान को एक बिजनेस के रूप में, एक व्यापार के रूप में समझते हैं कि सुबह हमें जाना ही है, तो जैसे हम अपनी ये इंडस्ट्री को अपने उसमें इतनी सीरियसनेस रखते हैं, उसी प्रकार से खेती को भी हमें एग्रो इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा आने वाले। जिस प्रकार से 10,000 एफपीओ की बात हो रही, तो हमें लगभग 1 लाख से 1 करोड़ से ऊपर स्टार्टअप शुरू करने पड़ेंगे। ऐसे कई उदाहरण भी है, ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं है कृषि में, बहुत ज्यादा उदाहरण। आप ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से बात कीजिए, आप इसमें एक शाहजहां मॉडल की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ गूगल में काम करने वाला व्यक्ति, उसको लगा कि यार आईटी सेक्टर में कुछ है ही नहीं, ऐसे मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, चलो अपने मूल की ओर, अपने गांव में आता है, 16 एकड़ में उस मॉडर्न टेक्निक से खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है। वो वास्तव में आज जितने का पैकेज वो छोड़ के आया, वो 1 करोड़ प्रॉफिट में कमाने वाला किसान है इस देश का युवा। मात्र 28 साल का युवा दंपति है जो शाहजहां मॉडल जो उन्होंने दिया। एक मॉडल नासिक का है। नासिक में आप देखेंगे कि अंगूर की पैदावार बहुत होती है, तो वहां एक एफपीओ डॉक्टर वसंत सिंधे ने शुरू किया, तो लगभग 50,000 एकड़ में किसानी अंगूर की खेती करा रहे हैं, जो वर्ष में 2 बार अंगूर देते हैं। तो लगभग एक भी दाना वो अंगूर का भारत में नहीं बेचते, एक सिस्टमेटिक एफपीओ बनाकर 4,000 करोड़ का एफपीओ। ऐसे ही कनेडी मठ का एक एफपीओ है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कनेडी मठ का एक मॉडल है, उस मॉडल की बात करनी पड़ेगी, जो लगभग 10,000 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और खेती करने के बाद जितना किसानों को चाहिए वो ले जाए, बाकी वो बेचें। ऐसे ही नानाजी देशमुख का मॉडल है, दीनदयाल शोध संस्थान, उसको देखना पड़ेगा। 1100 गांव के किसानों को, 2 लाख एकड़ वाले किसानों को उन्होंने प्रॉफिटेबल किसान बनाने का काम किया, 2 लाख प्रॉफिट में लाने का काम किया। इसके बारे में उस मॉडल को भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे मॉडल्स हमारे देश में एक नहीं, 1 करोड़ मॉडल खड़े होने चाहिए, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ताकि हम किसानों के लिए, किसानों की जो एक उसका जो चित्रण है, जो उसका जो दिखाना चाहिए हमें कि खुशहाल किसान कैसा होगा, तो वो इसी मॉडल पे होगा जो समन्वित कृषि होगी। सुबह वो अपने पशुओं से दूध लेगा, पोल्ट्री से वो अंडे लेगा और बेचेगा, और बेचने के बाद अपने रूटीन के खर्चे, सब्जी को कैश क्रॉप के रूप में बेचेगा, तो वो उसके रूटीन के खर्चे उसको उचित मूल्य मिलेगा, रूटीन के खर्चे चलेंगे। और जो उसकी 2 ग्रेन है, 2 फसलें हैं, वो दोनों फसलें उसको उचित मूल्य के साथ ओपन मार्केट में आने के बाद उसको एक विकसित खुशहाल किसान बनाने का काम करेगा। ये इस प्रकार के इन तीनों बिलों में जो होने वाला है। फिर भी मैं पंजाब के किसानों से अपील करता हूँ, हमारे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप इस बिल को पढ़िए, समझिए, किसी के बरगलाए में ना मत आइए और इसके बारे में सोचिए कि ये बिल है क्या, इस बिल का लाभ कितना होने वाला है, इस बिल में आने वाले दिनों में हमारे किसानों की दशा कैसे सुधरने वाली है, इसके बारे में सोचिए। कई बार हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, कोई नहीं होने वाला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो एफपीओ के साथ करने वाला, पढ़िए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो एफपीओ के साथ करने वाले, वो सीड देंगे अपना, बीज देंगे अपना, अपनी खाद देंगे, तो उन सब में उसके बाद उसका जो भी है उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले होगा, आपको एमएसपी के नीचे रेट नहीं मिलेगा। इन सब बातों को लेकर आप, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अरविंद जी ने भी अपना विषय बहुत ही सहजता से, ठीक तरीके से इन तीनों बिलों को समझाने का काम के अपना प्रयास किया है, और इन तीनों बिलों में
कुछ इसमें मुझे जो लगता था पंजाब के विषय में, हरियाणा के विषय में, इसको जोड़ने के लिए आप दिशा भ्रमित, किसानों को दिशा भ्रमित ना हो, और मुझे लगता है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एग्रीविजन के कार्यकर्ता और शोध कार्य के हमें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इसके जो सार्थक पहलू हैं, इसके पूरे बिल का जो सार्थकता है, उसको समाज के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और इसके बारे में बोलने का और उसके बारे में सब लोगों के बीच में चर्चा रखने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान।